हमारी ज़िंदगी में हमारे विचार और हमारी भावनाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम अपने जीवन में किसी भी तथ्य पर हम जो भी फैसला लेते हैं, वह सभी फैसले हमारी भावनाओं से होकर ही गुजरते हैं। केवल तर्क के आधार पर जीवन के सभी फैसले लेना कहाँ संभव है। केवल दिमाग के आधार पर लिए जाने वाले सभी फैसले फायदा और नुकसान से संबंधित होते हैं। सही क्या है और गलत क्या है, इन बातों से उसका विशेष लेना देना नहीं होता है। लेकिन दिल और भावनाओं के आधार पर लिए जाने वाले सभी फैसले सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक से संबंधित होते हैं। फायदा कितना हो रहा है और नुकसान कितना हो रहा है, इन बातों का कोई मूल्य नहीं होता है। हमें कोई भी फैसला लेने में कितना समय लगता है, इस पर हमारी भावनाओं का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। एक बार एक शिष्य गौतम बुद्ध से पूछता है कि हे बुद्ध, हमें अपने जीवन में कोई भी फैसला अपने दिमाग से लेना चाहिए या फिर दिल से लेना चाहिए। बुद्ध अपने शिष्य के जिज्ञासा भरे प्रश्नों को सुनते हैं और कहते हैं कि हमें जीवन का कोई भी फैसला न ही केवल दिल से लेना चाहिए और न ही केवल दिमाग से। हमें कोई भी फैसला लेते समय विवेक का प्रयोग करना चाहिए। शिष्य बुद्ध से दोबारा प्रश्न करता है कि हे बुद्ध, क्या विवेक दिल और दिमाग से अलग है? बुद्ध कहते हैं कि नहीं, विवेक दिल और दिमाग से भिन्न नहीं है, वह अलग नहीं है। दिल और दिमाग की संतुलित अवस्था को ही विवेक कहा जाता है। शिष्य उनकी बातों को सही तरह से समझ सके, इसके लिए उन्होंने अपने जीवन की एक छोटी सी गाथा बताते हैं। उन्होंने बताया कि एक गांव में कभी कभी वह प्रवचन देने जाया करते थे। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसके 2 बेटे होते हैं। वह किसान एक सामान्य आदमी था, ना ही ज़्यादा गरीब था और ना ही ज़्यादा धनी था। वह इतना ही था कि उसकी दाल रोटी बढ़िया से चल जा रही थी और उसके छोटे मोटे काम कभी रुकते नहीं थे। वह हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। किसान का बड़ा बेटा बिल्कुल ही सीधा साधा होता है। वह अत्यंत ही सरल स्वभाव का और सामाजिक आदमी होता है। बड़े होने की वजह से वह खेती किसानी में अपना समय ज़्यादा देता था और यही वजह है कि उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही कम हो पाई। किसान के छोटे बेटे पर परिवार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। वह स्वतंत्र होकर अपने जीवन को जीना चाहता था और उसके परिवार के सभी लोग यह चाहते भी थे कि वह पढ़ लिख कर आगे बढ़े और इस परिवार का नाम रोशन करे। इसलिए उसकी पूरी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता था। उसने पढ़ाई स्तर पर काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिल सकी। किसान अपने दोनों बेटों में वह सबसे ज़्यादा समय अपने बड़े बेटे के साथ देता था, क्योंकि किसान का छोटा लड़का अपने जीवन का हर फैसला दिमाग से लिया करता था। वह छोटी छोटी घर की बातों पर भी अपना दिमाग चलाता रहता था। प्यार और इमोशन उसके जीवन में कुछ भी महत्व नहीं रखते थे। वह अपने जीवन के सभी पहलुओं को फायदे और नुकसान के हिसाब से देखता था। इसलिए किसान को अपने बड़े बेटे के पास बैठने से सहजता और शांति की अनुभूति होती थी। एक दिन किसान के छोटे बेटे ने अपने पिता के पास बैठा और बोला, पिताजी, नौकरी की तलाश में अब ज़्यादा समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। यह समझदारी नहीं होगी। अगर आप मुझे मदद करें तो मैं एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर लूँ। अब तक की उसकी किसी भी सलाह में किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। उसकी इस बातों का समर्थन उसका बड़ा भाई ने भी किया और सभी लोग सहयोग करके उसका व्यवसाय शुरू कराए। किसान ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे की शादी किया और जब छोटे लड़के का व्यवसाय ठीक ठाक से चलने लगा तो उसकी भी शादी बड़ी धूमधाम से कर दिया। जिस तरह का स्वभाव उसके छोटे बेटे की थी, उसी तरह का स्वभाव वाली उसकी छोटी बहू मिल गई। किसान और उसके बड़े लड़के की मेहनत से जो भी धन जमा था, वह सब छोटे लड़के के व्यवसाय में लग गया। छोटा लड़का अपने व्यवसाय में भी पूरी तरह से दिमाग से काम लेने लगा। उसने अपने व्यवसाय में अपनी भावनाओं को बिल्कुल ही स्थान नहीं दिया और शीघ्र ही वह अपने व्यवसाय में काफ़ी आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह व्यवसाय में आगे बढ़ने लगा, अपने भाई और अपने पिता की तरफ से अपना मुख मोड़ता गया और धीरे धीरे वह एकांकी जीवन में विश्वास रखने लगा और इसी आधार पर उसने अपने पिता और अपने भाई से संबंध कम कर दिया। जब किसान ने अपने पुत्र की मानसिक हालात को देखा तो उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन किसान के छोटे लड़के ने अपने किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने से अपने पिता को मना कर दिया। किसान अपने छोटे बेटे के क्रियाकलापों से निराश होकर वो अपने बड़े बेटे के साथ रहने लगा। लेकिन इधर किसान का छोटा बेटा, जो बहुत तेज आगे बढ़ना चाहता था,
उसके मन में लोभ और लालच बढ़ने लगा। अधिक फायदा कमाने के चक्कर में उसने बहुत लोगों को बहुत सारा उधार सामान भेजा और जब समय से पैसा नहीं मिल पाता था तो अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने बैंकों से लोन भी ले लिया। अचानक देश में एक ऐसी आपदा आई जिसकी वजह से सभी उधार लेने वाले दिवालिया हो गए। इधर उसके ऊपर बैंक की नोटिस आने लगी क्योंकि व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाले लोग तो दिवालिया हो चुके थे। ना ही उसका सामान निकल रहा था और ना ही उसका फंसा हुआ पैसा। उसकी दैनिक हालात बहुत ही खराब चलने लगी और ऐसे में उसके पिता के साथ कुछ संबंध भी अच्छे नहीं रहे। उसके जीवन के दिन अब बड़े ही मुश्किल में गुजरने लगे। तभी उस गांव में बुद्ध का आगमन हुआ। किसी ने उसे बताया कि इस गांव में एक बहुत ही बड़े संत महापुरुष आए हैं, उनसे शीघ्र ही तुम जाकर मिल लो और अपनी सभी समस्याओं को कह करके उनसे आशीर्वाद ले लो। क्या पता उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे बुरे दिन तुम्हारे अच्छे दिनों में परिवर्तित हो जाएं। इससे पहले वह कई संत महंतों के बारे में सुना तो था, लेकिन उन पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा ही तर्क और दिमाग का प्रयोग करता था, लेकिन समस्याओं की वजह से वह इतना टूट चुका था कि वह अपने अच्छे दिनों के परिवर्तन के लिए वह किसी से भी मिलने के लिए राजी था। दूसरे दिन वह बुद्ध के पास जाता है और अपनी सभी समस्याओं को एक एक करके बताता है। महात्मा बुद्ध उसके जीवन के सभी पहलुओं पर गौर करते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल तो यही है कि पारिवारिक हो, व्यावसायिक हो या फिर सामाजिक हो, तुमने सभी तरह के संबंधों में केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसमें तुमने अपनी भावनाओं को कोई भी स्थान नहीं दिया और यही कारण है कि तुम्हारा सबसे पहले पारिवारिक संबंध खराब हुआ। भावनाओं के अभाव में तुमसे यह समझने में भूल हुई कि बचपन से लेकर व्यवसाय तक जो तुम्हें हर समय तुमसे बिना अपेक्षा किए ही तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। तरक्की करने के पश्चात निजी स्वार्थ के चलते तुमने उसी से अपना रास्ता अलग कर लिया। तुम्हें यह लगने लगा कि तुम अब इतने संपन्न हो चुके हो कि अब तुम्हारे लिए उनकी आवश्यकता ही क्या है। तुमने रिश्ता निभाते समय भी फायदा और नुकसान देखा, क्योंकि तुम शुरू से तो दिमाग का ही प्रयोग करते रहे हो और अपने इसी स्वभाव के चलते उस समाज से भी कट गए जिस समाज में रहकर तुमने बोलना सीखा, तुमने चलना सीखा और अंततः तुमने व्यवसाय भी शुरू किया तो उसमें भी तुमने अपने पूरे दिमाग का ही इस्तेमाल किया। अपनी भावनाओं को कोई स्थान नहीं दिया। व्यवसायिक स्तर पर तुम जिन लोगों से संबंधित हुए तुमने यही देखा कि उनसे लाभ हमारा कितना है। तुमने कभी उनकी भावनाओं को चेक करने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि जिसके पास भावना होती है वही दूसरे की भावना को समझ भी सकता है और इसका परिणाम तो तुम्हारे समक्ष है। किसान के छोटे बेटे को अपनी सभी गलतियों का एहसास होता है। उसे बोध हो जाता है कि उसने जीवन में कौन कौन सी गलती की है और इसके लिए वह बुद्ध से क्षमा मांगता है और कहता है कि हे बुद्ध, कृपया करके इसका निवारण बताइए। इन सभी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने जीवन की शुरुआत फिर से करो। अपने पिता और अपने भाई के समक्ष अपनी गलतियों का एहसास करो, उनसे क्षमा मांगो। अपने जीवन में अपनी भावनाओं को स्थान देकर सबसे पहले अपना पहला संबंध, पारिवारिक संबंध का सुधार करो, जो तुमने अपने हाथों से ही खराब किया है। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो उनके पास भावनाएं हैं, जो तुम्हारी भावनाओं को जागृत करेंगी। तुम चाहो तो अपना संबंध सुधार करके उनकी राय से एक बार फिर से तरक्की कर सकते हो, लेकिन याद रहे, दोबारा यह गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार तुम अपने जीवन में यह अच्छी तरह से गांठ बांध लो कि अगर जीवन के सभी पहलुओं पर सफल होना चाहते हो तो अपने दिमाग और अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीख लो। और इसी अवस्था को हम विवेक की अवस्था कहते हैं और विवेक से लिया गया कोई भी फैसला असफल नहीं हो सकता। इस कहानी से आप सभी लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है, कमेंट करके ज़रूर व्यक्त करें। और जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें। इस चैनल पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।